10%, 9 whole 1 by 11% and 12.5%. Then find फिर सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट। हिंदी वाले लिखेंगे यदि 11.1/9%, 10%, 9.1/11% तथा 12.5% का 4 क्रमागत बट्टा दिया जाता है, 4 क्रमागत बट्टा दिया जाता है का 4 क्रमागत बट्टा दिया जाए तो इसका एकल समतुल्य बट्टा क्या होगा? तो एकल समतुल्य बट्टा क्या होगा? नहीं, क्वेश्चन है कि 4 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 11 whole 1 by 9, 10% एंड 9 whole 1 by 11%, 10% तथा 9.1/11% एंड 12.5% के 4 क्रमागत बट्टे दिए गए हैं तो एकल समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए सभी लोग अपना अपना बनाइए, ठीक है। ठीक है, आज नया टॉपिक शुरू करना था तो फिर मैक्सिमम लोग गायब है। बन गया? कितना आया? बनेगा आप लोगों से? कितना आ रहा है? इधर 27 पूर्णांक आ रहा है। बोलो ना क्लास में, ठीक है, आया होगा। देखिए क्या करेंगे, तो 11.1/9% इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी? 11.1/9% इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/9। फिर 10% की फ्रैक्शन 1/10, फिर 9.1/11 की फ्रैक्शन 1/11 और 12.5 की फ्रैक्शन 1/8। अब डिनोमिनेटर जो होगा यहाँ क्या दिखाएगा? MRP। सुनिए ध्यान से, MRP होगी डिनोमिनेटर और 1 रुपए का और जो भी होगा डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट के बाद जो बचेगा वो क्या होगा? सेलिंग प्राइस।
9 की एमआरपी 1 की डिस्काउंट तो सेलिंग प्राइस कितने की 8 की, 10 की एमआरपी 1 की डिस्काउंट तो 11 की एमआरपी 1 के डिस्काउंट तो, और 8 की एमआरपी 1 के डिस्काउंट तो, यही ना 4 प्रोसेस है 4 बार में। अब कुछ मत कीजिए, इसको क्या करना है, सबको कैंसिल कर देना है, सबको कैंसिल कर दीजिए। 10 से 10 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, 11 से घट के 7 कितना कम हुआ, 11 से घट के 7 कितना कम हुआ, तो तुमको 3 कम कैसे हुआ था, ठीक है। तो 11 से 7 कितना कम, फिर बोल रहा है 3, 4 कम, कितना प्रतिशत कम, तो 4 गुने 100 बटा कितना, 4 गुने 100 बटा कितना 11, 4 बटा 100 गुने 11। अब देखिए ना 1 बटा 11, 1 बटा 11 की वैल्यू क्या होती है, तो 1 बटा 11 की वैल्यू है 9.1 बटा 11, तो 4 बटा 11 की वैल्यू कितनी होगी, 9 चौके 36.4 बटा 11% होगा ऐसा। अच्छा अगर मान लीजिए कि यहाँ 4 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए थे, 4 सक्सेसिव डिस्काउंट लिखे थे ना, ये 4 सक्सेसिव डिस्काउंट की जगह मैं केवल क्वेश्चन बदल रहा हूं, 4 सक्सेसिव डिस्काउंट की जगह अगर मैं लिख देता 4 सक्सेसिव इंक्रीज, 4 सक्सेसिव इंक्रीज ऑफ 11 होल 1/9%, 10%, 9 होल 1/11% and 12.5%, then find single equivalent increase, then find single equivalent increase। सभी लोग बनाइए तो इसको अब, then find single equivalent increase। अब सभी लोग बनाइए, क्या आंसर आएंगे इसके हिंदी में, कितना परसेंट, 50%। ट्राई कीजिए सभी लोग, अपना अपना बनाइए। सुबह से पढ़ रहे हैं ना, 1 बजे से क्लास थी। अब केवल मैथ बचा हुआ है, 3-3 घंटा लगेगा मैथ डेली। चलिए आइए देखिए, अब अगर मैं यहां इंक्रीज की बात करूं तो सक्सेसिव इंक्रीज में क्या होगा, इंक्रीज का मतलब क्या, बढ़ना, बढ़ेगा तो बढ़ा देना है। देखिए ओरिजिनल वैल्यू 9 की रही होगी, 1 बढ़ के कितना हो गया, पहला 11.1 बटा 9 फ्रैक्शन 1 बटा 9, 1 बटा 9 में ओरिजिनल वैल्यू 9 की 1 बढ़ा तो हो गया 10, फिर दूसरा 10 है, 10 है 1 बढ़ेगा तो 11 है 1 बढ़ेगा तो 8 है 1 बढ़ेगा तो होगा ऐसा। अब कैंसिल कर दीजिए, कौन कौन सा कैंसिल होगा, 10 से 10 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, 4 दूना 8 तो 4 तिया 2 से बढ़ के कितना बढ़ा, कितना से 1 बटा 2 का मतलब, ठीक है। ये तो बात थी 4 सक्सेसिव डिस्काउंट की, 4 सक्सेसिव इंक्रीज की, इतना समझ रहे हैं सभी लोग। अब आइए एक बात मैं ये बताऊं आपको, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं आपको लिख दूं कि अमाउंट बराबर व्हाट, अमाउंट समझते हैं, हिंदी में लिखते हैं इसको मिश्रधन निकाले, मिश्रधन, अमाउंट बराबर क्या होता है, मिश्रधन। दूसरा होगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज इक्वल टू मूलधन। अगर मैं दे दूं रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी दे देते हैं 12.5%, 12.5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5%, लिख देता हूं यहां कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 68 रुपया। तो आप ये दोनों निकालिए, सॉरी टाइम इज इक्वल टू 2 years।
मिश्रधन निकालना है और मूलधन निकालना है। भाई मेरे कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 68 रुपया का है तो प्रिंसिपल 51 रुपया कैसे हो जाएगा? अपना अपना बनाइए सभी लोग। दो सौ कैसे बनाया है थोड़ा दिखाइए तो। वो सही है तो अपना बनाओ, खुद का बनाओ। चलिए देखिए, आइए ध्यान दीजिए, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो यही बात ना हुआ कि टाइम है 2 इयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5%। 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम 2 इयर्स कहने का मतलब ये हो गया कि 2 सक्सेसिव इंक्रीज। अभी थोड़ी देर पहले बताए ना, 2 सक्सेसिव इंक्रीज ऑफ कितना, तो 12.5% एंड 12.5%। हिंदी में बात करें तो 2 क्रमागत इंक्रीज, 2 क्रमागत बढ़त, 2 क्रमागत वृद्धि। 2 क्रमागत वृद्धि होती है कितने कितने की, 12.5% तथा 12.5% की। तो एकल सिंगल वृद्धि ज्ञात करें, नहीं एकल वृद्धि ज्ञात करें, यही ना क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने बनाया कि 12.5% की फ्रैक्शन, तब पहले साल में 8 रुपया था मूलधन, 1 रुपया बढ़ा तो कितना हो जाएगा, 9 रुपया। अब बात वही होगी, जब प्रतिशत में पढ़े थे तो 8 रुपया ओरिजिनल वैल्यू, 1 रुपया बढ़ा तो फाइनल 9 हो गया। जब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े तो 8 रुपए की सीपी, 1 रुपए की प्रॉफिट तो 9 रुपए एसपी हो गई। जब एमआरपी डिस्काउंट पढ़े तो 8 रुपए की एमआरपी, 1 रुपए के डिस्काउंट तो 7 रुपया सेलिंग प्राइस हो गया। अब जब हम लोग सीपी और एसपी अब हम लोग जब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने जा रहे हैं तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में यह होगा प्रिंसिपल, यह होगा प्रिंसिपल। और दूसरा 1 रुपया बढ़ गया तो यह क्या हो गया, अमाउंट हो गया। अगर आप हिंदी में बात करिए तो इसको कहते हैं मूलधन, हिंदी में बात करें तो इसको कहते हैं मूलधन, और अंग्रेजी में बात करें तो इस अमाउंट की हिंदी क्या होती है, मिश्रधन। अमाउंट की हिंदी क्या होती है, मिश्रधन। और आप जानते हैं मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन जोड़ ब्याज, मूलधन जोड़ ब्याज। ये सब बात आगे भी बताएंगे, अभी फिलहाल आप समझने के लिए लिखिए मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तब मूलधन कितने का, 8 रुपया का, मूलधन कितने का, 8 रुपए का, ब्याज कितने रुपए का, 1 रुपए का, तो मिश्रधन कितना हो गया, 9 रुपए। अगर 1 साल की बात होती तो 8 रुपए की मूलधन, 1 रुपए का ब्याज, और 1 साल में साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों बराबर ही होता है। तो 1 साल में तो कोई अंतर ही नहीं है कि कौन चक्रवृद्धि ब्याज है कौन साधारण ब्याज है। जब 2 साल की बात करते हैं तो 2 साल में यह प्रोसेस 2 बार सक्सेसिव, 2 सक्सेसिव इंक्रीज में कितना बार किए थे, 2 बार किए थे ना। पिछला क्वेश्चन में 4 बार था तो 4 बार किए थे। इसी तरह इसमें 2 ईयर्स रहेगा तो 2 बार करेंगे, 3 साल होगा तो 3 बार, 4 साल होगा तो 4 बार। तो 2 बार 8 गुने 8 और 9 गुने 9, तो 8 गुने 8 कितना, 9 गुने 9 कितना, 81। अब 64 से बढ़ के 81 कितना बढ़ गया, 17। प्रिंसिपल मूलधन हो गया 64 रुपया का, मिश्रधन यानी अमाउंट हो गया 81 रुपया का। आई 17 रुपया जो आया वो क्या आया, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज। कितना का, 17 यूनिट का। चक्रवृद्धि ब्याज 17 यूनिट का। क्वेश्चन में दिया है कि 17 यूनिट की वैल्यू 68 रुपया। क्वेश्चन में क्या दिया है, 17 यूनिट की वैल्यू 68 रुपया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4 रुपया। यदि 1 यूनिट की वैल्यू 4 रुपया तो मूलधन निकालनी थी। मूलधन कितना यूनिट है, 64 यूनिट। तो मूलधन बराबर 64 गुने 4 होगा, मूलधन बराबर 64 गुने 4 होगा। तो 64 गुने 4 मतलब 64 का डबल 128, 128 का डबल 256। तो मूलधन हो गया 256 रुपया। फिर इसी तरह से क्या हो गया, 81 का 4 गुना मिश्रधन, तो 81 गुने 4 कितना होता है, 324।
तो मूलधन भी निकल गया, सब कुछ निकल गया। देखिए अगर आप इसी क्वेश्चन को मेथड से बनाते, आप अपने फॉर्मूला से बनाते, तो SI/CI के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ए बराबर, बोलो तो क्या होता है, ए बराबर क्या मार कर दें ये, ठीक है, ए बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर T। अगर CI बराबर निकालना होता तब P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर T -1, ऐसा कर देते हम लोग, नहीं ऐसा कुछ हो जाता। लेकिन आपको क्या समझ में आ रही है कि अगर इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो क्या इतना बना पाएंगे? आप देखिए ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन जो दिया था, उस क्वेश्चन में रेट था कितना, 12.5%, टाइम था 2 इयर्स, यही ना दिया हुआ था। CI दिए हुए थे कितना रुपया, 68 रुपीज। अब अगर हम लोग इसको फॉर्मूला में पुट करें, फॉर्मूला से बनाने की कोशिश करें, तो क्या बना पाएंगे भी? आप एक बार देख लीजिए, सभी लोग ट्राई करके, बनेगा भी नहीं। बनाने में पूरी लंबी प्रोसेस लगेगी, पूरा लाइन भर जाएगा, पूरा बोर्ड भर जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ये सब फॉर्मूला भुला जाना है। अब ये सब फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है। आप क्रॉस कर रहे हैं, इसका मतलब ये मत कहिएगा कि गलत है, सही है, लेकिन जरूरत नहीं है। हाँ, अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें बच्चा सबको पढ़ाने के लिए जरूरत पड़ेगा। बच्चा सबको ये सब तरीका पढ़ा दीजिएगा ना, सब दीवाना हो जाएगा आपका, ठीक है। क्लास में जाके 8, 9, 10 क्लास में नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं लगाना होता है, फिर भी उनको अब जानना चाहिए ये सब मेथड, अब जानना चाहिए। अब आप ना नवोदय नेतरहाट सैनिक स्कूल की तैयारी करता है 6, 7 का बच्चा, उन बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो आइए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, नेक्स्ट तरीका, आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए लिख रहा हूं, प्रिंसिपल निकाले, दूसरा लिख रहा हूं अमाउंट निकाले, तीसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 16.2%, टाइम इज इक्वल टू 2 इयर्स, टाइम इज इक्वल टू 2 इयर्स, CI बराबर 39 रुपीज। ट्राई कीजिए तो सभी लोग, आंसर कोई नहीं बोलेगा। आंसर बोलना नहीं है। बन गया सभी लोगों से। चलिए, तो आप लोगों के आंसर क्या आ रहे हैं? देखिए देखिए तो 16.2/3%, फ्रैक्शन कितने की, 1/6। 16.2/3 फ्रैक्शन होती है 1/6 की, और 6 यूनिट की क्या हो जाएगी, 6 यूनिट की क्या हो जाएगी, 6 यूनिट प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितने का, 6 का, 1 यूनिट बढ़ गया तो अमाउंट कितने की हो गई, 7 की। 6 की प्रिंसिपल 1 यूनिट बढ़ी तो अमाउंट हो गई 7 की। ये प्रोसेस कितनी बार, 2 बार। तो 6 की स्क्वायर, 7 की स्क्वायर,
36 से बढ़ के 49, 13, 13 यूनिट की वैल्यू, 13 यूनिट की वैल्यू कितनी, 39, 13 यूनिट की वैल्यू 39, तो 1 यूनिट की वैल्यू, तो 36 की वैल्यू 36 गुने 3, 50 गुने 3 कितना, 147। ठीक है, हाँ बात तो वही ना लिखे, बात तो वही ना हो गया कि 1/6 है तो इसको लिख दिए आप 7/6, स्क्वायर कर दिए तो 7 की स्क्वायर 49 और 6 की स्क्वायर 36। आपकी मर्जी, आप जैसे लिखे, नहीं लिखे सीधे आंसर मारिए। लिखने की कोई नंबर मिलता है, लिखने का कोई नंबर मिलता है, डायरेक्ट आंसर करिए। कटने वाला होगा तो काट दीजिएगा, कटने वाला होगा तो काट दीजिएगा, नहीं कटेगा तो गुना करिए, नहीं कटेगा तो गुना करिए। एक बार और लिखिए, आपको निकालनी है प्रिंसिपल, निकालना है अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, टाइम है 2 इयर्स, CI बराबर 2,580 रुपया। क्यों 8,000 कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? सभी को बनाने दीजिए, सभी लोग बनाएं। क्या बोले? गलती बनाई है। दस 10,400 कहाँ से आ गया तुमको? अब इसको गुना करिए ना, 129 यूनिट आया, तो 15 कहाँ से लाई? को समझाना मुश्किल है। हाँ ठीक है, तो आज तो समझ में आना चाहिए ना। 15% 15/100, तो इसको काटिए ना, 3 × 5 = 15, 20 × 5 = 100, 20 × 5 = 100 ना, 20 ना, तब 20 से बढ़ के 3 23 हो गया। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए तुम्हारा बना। चलिए आइए देखिए एक बार, जिनका भी बना वो ठीक है, नहीं बना वो भी ठीक है। हाँ, जिनका बना वो गुड, नहीं बना वो वेरी गुड। देखिएगा बोर्ड पे ध्यान से। चलिए आप सभी लोग बोर्ड पर ध्यान से देखिए। 15% को फ्रैक्शन में बदलेंगे, क्या होगा? सुनिए, 15% को फ्रैक्शन में बदलेंगे, लिखेंगे 15/100, 3 × 5 = 15, तो 20 × 5 = 100, मतलब 3/20। और मैंने बार बार बोला कि डिनोमिनेटर ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ओरिजिनल वैल्यू। डिनोमिनेटर हमेशा मूल बात को दिखाता है, मूल संख्या को दर्शाता है। तो यहाँ मूल संख्या में क्या होता है? मूलधन, प्रिंसिपल। इसको हिंदी में लिखते हैं मूलधन। तो मूलधन कितने का? 20 का। मूलधन कितने की?
मूलधन हो गया 20 रुपया का, 3 रुपए का CI, सॉरी 3 रुपया का इंटरेस्ट, 20 रुपया का मूलधन, 3 रुपया का इंटरेस्ट, तो अमाउंट यानी मिश्रधन कितने की? मिश्रधन 23 रुपए की। अब देखो 20 की मूलधन, 23 हो गया मिश्रधन, लेकिन ये आप काम कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। तो इस प्रोसेस को 2 बार लिखेंगे या डायरेक्ट स्क्वायर भी कर देंगे तब भी मेरा काम चल जाएगा। 2 बार अभी तक लिखते आए थे, उसी बात को लिखने का तरीका बदल गया कि 20 की स्क्वायर और 23 की स्क्वायर। 20 की स्क्वायर कितनी? 23 की स्क्वायर कितनी? 400 से 529 कितना ज्यादा? या 129 क्या निकला? कंपाउंड इंटरेस्ट 129। अब इस 129 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है कितना? 2580। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो 400 गुने 20, 8000 मूलधन हो गया। 529 गुने 20, 10,580 सकते हैं सर? ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लिखे, एक क्वेश्चन और इसी तरह का लिखे कि बदल दे? एक क्वेश्चन और, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन, प्रिंसिपल निकालिए, प्रिंसिपल मतलब मूलधन निकाले, अमाउंट निकालिए, अमाउंट मतलब मिश्रधन निकालिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दे रहे हैं 11 होल 1/9%, 11.1/9%, ठीक है। और टाइम मैंने दे दिया 2 ईयर्स, टाइम मैंने दे दिया 2 ईयर्स, CI बराबर 114 रुपया। निकालिए बाकी के सब। बन गया। वो क्रॉस और वो साइन ना अभी सबको नहीं मिलता है, उस वो ऑटोग्राफ से कम थोड़े ही है वो। अच्छा देखिए 11 होल 1/9%, फ्रैक्शन कितनी होती है? 11 होल 1/9% की फ्रैक्शन मतलब कि 9 यूनिट की मूलधन हो जाएगी। मूलधन 9, मूलधन 9 और फिर इसके बाद में मिश्रधन, तो मिश्रधन कितने की? 10 की। यह प्रोसेस कितनी बार? 2 बार। 9 की स्क्वायर, 10 की स्क्वायर, 81 से 100। देखिए बोर्ड पे है, जब बताए तो समझा कीजिए, लिखना अगर है तो आप मुझे बोलिए कि सर रुकिए मैं बनाने दीजिए, नहीं तो जब मैं बताने लगूँ तो यह आपका दायित्व है या आपकी ड्यूटी है कि आप इसे बोर्ड पे ध्यान से सुने देखिए। 81 से 100 कितना ज़्यादा? यह 19 क्या हो गया? कंपाउंड इंटरेस्ट। और इसी 19 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है कितना? 114। अब 19 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे? जो 114, 6 बार पक्का? 19 छक 114। हम तो जानते हैं 19 सत्ते 133 होता है, नहीं होता है? 19 छक 114 होता है ना, अब 19 सत्ते 133 भी होता है, भले उसकी जरूरत यहाँ नहीं है। तो एक यूनिट की वैल्यू 6, तो 81 यूनिट 81 गुने 6, तो 6 1 जा 6, 8 छक 48, 486 मूलधन हो गया। ये मूलधन हो गया 486 का, और इधर में 100 है तब तो कुछ सोचना ही नहीं है। 600 मिश्रधन नहीं होगा, 600 मिश्रधन। तो बोलिए इतनी बात अब सबको समझ में आई या नहीं? अभी भी इसमें किसी को कोई दिक्कत, इस टाइप में कोई दिक्कत तो बताएं। अगर दिक्कत होगी तो आगे के क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, इसलिए आप अभी एकदम बिना शर्म किए हुए आप हमसे पूछिए। अगर अभी आपको दिक्कत होगी तो आगे का पूरा ये 2 टॉपिक, सिंपल इंटरेस्ट तथा कंपाउंड इंटरेस्ट, आपके ऊपर से निकल जाएगा और आपको कुछ समझ में नहीं आएगी बातें।
इसलिए यहां अगर दिक्कत है तो आप जरूर हमसे पूछिए। लीजिए एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं। हाँ, अभी टाइप नहीं बदल रहा हूं। 5, प्रिंसिपल इज इक्वल टू व्हाट, अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 10%, टाइम इज इक्वल टू 3 years और CI इज इक्वल टू 13310। तो निकालिए प्रिंसिपल और निकालिए अमाउंट। हाँ ठीक तो है, 13,310 ही तो लिखे। अच्छा हाँ हाँ हाँ, 1,000 कम होगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 3310, ठीक है भाई, क्वेश्चन बनाना इतना आसान नहीं होता है। वो कैलकुलेशन में थोड़ा हो गया है। दस से कटेगा? 10 से काटने की जरूरत ही नहीं है। क्या बोले? ऐसा एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा जो ना कटे। एग्जाम में जो क्वेश्चन बनाया जाता है वो डिजिट एक दूसरे के लिए बने होते हैं। जो एग्जाम में डिजिट यूज किए जाते हैं वो डिजिट एक दूसरे के लिए बने होते हैं, वो एक दूसरे से कटने के लिए ही दिया जाता है। ऐसा डेटा तैयार नहीं करता एग्जाम में कि पॉइंट में आ जाए, कुछ आ जाए। पॉइंट में आए भी तो हल्का हल्का आए, ऐसा बहुत रेयर होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन इसीलिए बनाया जाता है, उसके डेटा ऐसे तैयार किए जाते हैं कि वो डेटा एक दूसरे से कैंसिल हो। एग्जाम का क्वेश्चन उठा के देखिएगा, कभी भी वो वैसा नहीं होगा। चलिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/10। 1/10। 10 यूनिट की मूलधन। मूलधन कितने का? 10 यूनिट की मूलधन। मिश्रधन कितने की? 11 यूनिट की मिश्रधन। अच्छा, ये प्रोसेस कितनी बार? क्यों 3 बार? क्योंकि टाइम दिया है 3 साल। टाइम दिया है 3 साल, इसलिए अब सब बोलने लगा। अब 10 की स्क्वायर, 10 की क्यूब 1000, 11 की क्यूब 1331। 1000 से 1331 कितना बढ़ा? मतलब 331 यूनिट की वैल्यू 3310 होगा। ऐसा 1 यूनिट की वैल्यू, तो 1000 यूनिट की वैल्यू 1331 13,310 होगा। ऐसा ठीक है। तो मतलब ये समझ गए होंगे आप सभी लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम लोग थोड़ा बढ़े, टाइप चेंज करें। आइए लिख लीजिएगा टाइप नंबर 2। हाँ, टाइप नंबर 2। और फिर लिखिएगा टाइप 2 का पहला क्वेश्चन, अमाउंट निकाले। दूसरा क्वेश्चन, प्रिंसिपल निकाले। तीसरा क्वेश्चन, इसमें छोटा वाला 1 लिख देते हैं, ये रोमन वाला। 2 नंबर में प्रिंसिपल निकाले। 3 नंबर में लिख देते हैं CI भी निकाले। 4 नंबर में लिख देते हैं SI भी निकाले। 5 नंबर में लिख देते हैं, अब डेटा दे देते हैं, डेटा दे देते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहला वाला क्वेश्चन में क्या दिए थे? 12.5%। नहीं, टाइम इज इक्वल टू दे दीजिए 2 years और CI। अच्छा सुनिए, यहां CI जो दिया हुआ है ना, इस CI की जगह थोड़ा आसान कर देते क्वेश्चन को, CI माइनस SI बराबर व्हाट कर दीजिए। यहां लिख देते हैं CI बराबर कितना दिए थे? कितना दिए थे क्वेश्चन में? पहला 68 रुपया। ठीक, यहां लिख दीजिए अमाउंट इन द केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, SI।
और दूसरा अमाउंट एक निकालिए 5 नंबर में, अमाउंट इन द केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ, एक अमाउंट निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। लगता है और क्वेश्चन बढ़ाएंगे तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इतना ही अभी बनाते हैं, फिर इसके बाद और बढ़ा देंगे धीरे धीरे। अमाउंट इन द केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट इन द केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट लीजिए। पंद्रह मिनट मन से पढ़ लीजिएगा तो कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों खत्म हो जाएगा। 15 मिनट बढ़िया से पढ़ लीजिएगा एकदम ईमानदारी से मन लगा के, तो 15 मिनट में कंप्लीट। टाइम दिया हुआ है 2 इयर्स। अमाउंट इन द केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका मतलब यह हुआ कि अमाउंट इन द केस ऑफ कोई है क्या ऑफिस में? सिक्सटी एट नहीं कट रहा है, पहला बार कट गया था, अब क्या नहीं कटेगा? नहीं कट रहा है क्या? तब 17 चौका 68, अब पहला बार कट गया था, इस बार नहीं कटेगा। थैंक यू। अब देखिए, ध्यान दीजिए, सभी लोग सुनिए ध्यान से। अब एक बात बताइए कि इतना सारा कुछ निकालना है। पहला कंडीशन सुनिए क्वेश्चन का, देखो अब बात बिल्कुल बंद करिए। ये अगर आप 10 मिनट मेरी बात अच्छे से सुन लेंगे तो आपको कभी सीआई में प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी एसआई में प्रॉब्लम नहीं होगी। 10 मिनट आप लोग ध्यान से मेरी बात सुनिए। क्या क्या निकालना है? तो अमाउंट इन द केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज के लिए क्या निकालिए? मिश्रधन निकालिए। साधारण ब्याज के केस में मिश्रधन निकालिए। पहला क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज के केस में मिश्रधन निकालिए। दूसरा क्वेश्चन है प्रिंसिपल निकालिए। अब इस पूरे क्वेश्चन में प्रिंसिपल एक ही रहेगा, वो साधारण ब्याज हो तब भी प्रिंसिपल नहीं बदलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो तब भी प्रिंसिपल एक ही है। एक ही प्रिंसिपल पर एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट से एक ही ये से केवल आपको क्या क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है और सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है।
लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट तो दिया ही हुआ है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको साधारण ब्याज निकालनी है। और साधारण ब्याज अगर निकाल लेंगे तो उसके बाद फिर क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। और क्या निकालना है, अमाउंट इन द केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब कि अगर मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है एसआई और सीआई से, यही ना मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछेगा, या तो पूछेगा कि मूलधन निकालिए, नहीं तो पूछेगा कि मिश्रधन निकालिए। दो बात तो पहले ही बता चुके, मूलधन मिश्रधन का रहेगा तब तो बड़ी आसानी से आप बना लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन आपसे यह पूछ सकता है कि सीआई और एसआई के बीच का अंतर ज्ञात करिए, और यह क्वेश्चन बड़ी फेमस रहता है हमेशा कि चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करिए। और इस अंतर के लिए, हाँ 4 रुपये ठीक है, आएगा, बाद में बात करेंगे। साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर निकाले, और इस अंतर के लिए आप लोग बड़ी फॉर्मूला पढ़े हैं, बहुत फॉर्मूला रटे हुए हैं, 3PR स्क्वायर 2PR इंटू आर, क्या क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं थोड़ा बताइए तो। 2PR वाला क्या, हाँ कोई बता रहा है क्या, सब भूल गए ना, यही अक्सर होता है। क्या बोले, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ चलिए, बहुत बात है आपके मन में, बहुत सारी बातें हैं, आप अननेसेसरी उन सारी बातों को खत्म कीजिए। अब मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। अभी तक आपने क्या देखा, सबसे पहला आपके पास जो मेन आपके पास वेपन्स है, जो मेन हथियार है, वो 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5%, और इसको क्या किए थे, फ्रैक्शन में तोड़े थे। सबसे पहला सब जगह प्रतिशत भी पढ़े तो फ्रैक्शन में तोड़े, प्रॉफिट लॉस पढ़े तो फ्रैक्शन में तोड़े, डिस्काउंट पढ़े तो फ्रैक्शन में तोड़े, अब एसआई सीआई भी पढ़ रहे हैं तो फ्रैक्शन में ही तोड़ रहे हैं। तो 12.5% की फ्रैक्शन 1/8। और अभी तक हमने क्या किया था कि 2 साल की बात है तो प्रिंसिपल की स्क्वायर करके लिख दिया था। हम ऐसा करते हैं कि हम 2 बार जो अलग अलग लिख रहे हैं, सो डायरेक्ट हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू मूलधन इज इक्वल टू 8 की स्क्वायर 64। बोलिए डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। प्रिंसिपल इज इक्वल टू 64 हम डायरेक्ट अब लिख देते हैं। अब उस प्रोसेस को 2 बार करके जो लिखते थे, उस सारी प्रोसेस को खत्म करते हुए एक बार में हम लिख रहे हैं कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू 8 की स्क्वायर बराबर 64। प्रिंसिपल इज इक्वल टू 8 की स्क्वायर बराबर 64। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि टाइम 2 साल है, क्योंकि टाइम 2 ईयर्स है। तो 2 ईयर्स के केस में प्रिंसिपल बराबर 8 की स्क्वायर बराबर 64। एसआई सीआई मैं पूरे ऐसे पढ़ा दूंगा आपको, अगर आप ईमानदारी से समझने की कोशिश करोगे तो यह टॉपिक जो है आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा, काफ़ी आसान हो जाएगा। और 15 से 20 मिनट मेहनत कर लोगे ना, दोनों टॉपिक आपके अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन ध्यान से आप सुनिए और उसे समझने की कोशिश कीजिए। जहाँ जहाँ थोड़ा देखिए, सबसे अरिथमेटिक का सबसे अगर कोई टफ टॉपिक है तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। और आज के डेट में एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट से। लेकिन जितना ही टफ है मैं उसको उतने ही आसान तरीके से पढ़ाऊंगा और उतने ही आसान तरीके से आपको बताऊंगा, बशर्ते कि आप थोड़ा दिमाग लगा के समझने की कोशिश करिए। समझने की कोशिश करिएगा, समझ जाइएगा। और नहीं आप पहले ही सोच लीजिएगा कि बहुत भारी है, हमसे ना होगा, तो कभी नहीं होगा। आइए, 8 की स्क्वायर कितनी, 64। अब एक बात बताइए, इस 64 पर कितने साल के लिए ब्याज निकालना है हमको, 2 साल के लिए ब्याज निकालना है। एक इधर लिखते हैं फर्स्ट ईयर और इधर लिखते हैं सेकेंड ईयर। इधर लिखते हैं सेकेंड ईयर, इधर फर्स्ट ईयर है, उधर सेकेंड ईयर है। अब एक बात बताइए, इसी 64 रुपया पर ना ब्याज मिलना है हमको। 64 रुपया पर कितना ब्याज मिलेगा, 1/8। 64 रुपया पर ब्याज मिलेगा कितना, 1/8। तो 64 रुपया का 1/8 निकाले तो कितना रुपया हो गया, 8 रुपया। अच्छा, पहले साल में 64 पर 1/8 ब्याज मिला तो 8 रुपया हो गया। तो दूसरे साल भी रेट तो 1/8 ही है, तो दूसरे साल भी 8 रुपया ब्याज मिलेगा क्या, दूसरे साल भी 8 रुपया ब्याज मिलेगा क्या। तो 64 रुपया पर कुल साधारण ब्याज की अगर बात कर ले तो कुल साधारण ब्याज 8 + 8 कितने रुपए मिले, 16 रुपए मिले। इसी बात को समझना है। अगर साधारण ब्याज होता तो पहले साल भी 8 रुपया ब्याज मिलता, दूसरे साल भी 8 रुपया ब्याज मिलता, क्योंकि हमने प्रिंसिपल माना है 64 रुपया और 64 का 1/8 ब्याज मिल रहा है। 64 का 1/8 रेट है, 64 का 1/8 रेट है, इसलिए 64 का 1/8 8 रुपया हमको ब्याज मिल गया। साधारण ब्याज पहले साल में 8 रुपया, साधारण ब्याज दूसरे साल में 8 रुपया। साधारण ब्याज की बात हो गई खत्म।
साधारण ब्याज के लिए मूलधन हो गया 64 रुपया, साधारण ब्याज के लिए ब्याज हो गया 16 रुपया। अगर साधारण ब्याज के लिए मिश्रधन पूछा जाए तो 64 में 16 जोड़ देंगे, 64 में 16 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 64 में 16 जोड़ेंगे कितना होगा? 80। तो इसके लिए मिश्रधन, अगर साधारण ब्याज के लिए बात करें तो मिश्रधन हो जाएगा 80 का। अभी हम इक्वेट नहीं कर रहे हैं, अभी केवल हम रेशियो पर बात कर रहे हैं। बाद में सबसे अंतिम में इक्वेट कर लेंगे इस 68 रुपया को, सबसे अंतिम में हम 68 रुपया पर आएंगे। लेकिन 8 रुपए का ब्याज मिला पहले साल में, 8 रुपए का ब्याज मिला दूसरे साल में, कुल साधारण ब्याज मिला 16 रुपए का। 2 साल की समाप्ति पर कुल साधारण ब्याज 16 रुपए का। साधारण ब्याज की बात समझ में आ गई सबके लिए, सबको? अब या तो साधारण ब्याज का केस हो या चक्रवृद्धि ब्याज का केस हो, दोनों ही कंडीशन में हमने प्रिंसिपल कितना मान रखा है? 64 रुपया। तो आप जानते हैं ना, साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर यही होता है कि साधारण ब्याज में मूलधन फिक्स होता है। साधारण ब्याज में एक बार जो मूलधन हो गया वही मूलधन हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन पर तो ब्याज मिलता ही है, चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन पर तो ब्याज मिलता ही है, साथ में ब्याज पर ब्याज भी मिलता है, साथ में ब्याज पर ब्याज भी मिलता है। यह लाइन लिख लीजिए, लिखिए चक्रवृद्धि ब्याज में, चक्रवृद्धि ब्याज में लिखिए CI में, चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन पर तो ब्याज मिलता ही है, मूलधन पर तो ब्याज मिलता ही है, मूलधन पर तो ब्याज मिलता ही है, साथ में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, साथ में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, साथ में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। साथ में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, साथ में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। जबकि साधारण ब्याज में, जबकि साधारण ब्याज में केवल मूलधन पर ब्याज मिलता है, जबकि साधारण ब्याज में केवल मूलधन पर ब्याज मिलता है, जबकि साधारण ब्याज में केवल मूलधन पर ब्याज मिलता है, जबकि साधारण ब्याज में केवल मूलधन पर ब्याज मिलता है, जबकि साधारण ब्याज में केवल मूलधन पर ब्याज मिलता है। अब समझिए, केवल मूलधन पर ब्याज मिल गया 16 यूनिट का। अब पहले साल में तो कोई ब्याजे नहीं रहता है, पहले साल में केवल मूलधन ही रहता है, तो हम ब्याज पर ब्याज कहां से देंगे? तो केवल मूलधन पर ब्याज देंगे। 64 रुपया का कितना? 1/8, 8 रुपया। तो लिख लीजिए स्टार देकर, पहले साल में चक्रवृद्धि ब्याज में भी, पहले साल में चक्रवृद्धि ब्याज में भी केवल मूलधन पर ही ब्याज मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज में भी केवल मूलधन पर ही ब्याज मिलता है, केवल मूलधन पर ही ब्याज मिलता है, केवल मूलधन पर ही ब्याज मिलता है। तो अब देखिए, पहले साल में कोई ब्याजे नहीं है तो कहां से ब्याज पर ब्याज मिलेगा? इसलिए पहले साल में चक्रवृद्धि ब्याज का भी केस होगा, तो इसी 64 का 1/8, 8 रुपया मिलेगा। लेकिन जैसे ही दूसरा साल में आते हैं, इस 64 रुपया का 1/8, 8 रुपया तो ब्याज मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज के भी केस में। लेकिन दूसरे साल में क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज में इस 8 रुपया पर भी ब्याज मिलेगा। तो इस 8 रुपया का ब्याज मिलेगा किस रेट से? 1/8 के रेट से। 1/8, तो 8 का 1/8 कितना होता है? 8 का 1/8 कितना होता है? 1 रुपया। तो अब आप देख लीजिए, खत्म हो गया पूरा चैप्टर। अब समझिए क्या क्या हुआ। 8 रुपया, 8 रुपया, 16 रुपया और 1 रुपया, 17 रुपया हो गया। तो 17 यूनिट क्या हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज। 16 रुपया क्या हो गया? साधारण ब्याज। अब दोनों के बीच का डिफरेंस भी निकालना है ना, तो CI माइनस SI बराबर कितना हो गया? CI माइनस SI बराबर, ये वाला पार्ट जो आता है ना, वो हमेशा CI माइनस SI होता है। और CI माइनस SI 17 में से 16 घटा दिए तो 1 नहीं हो जाएगा, तो CI माइनस SI बराबर हो गया 1 रुपया। नहीं, आप देखिए, इस 17 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? 17 चौका 68 ना दिया है? 68 दिया है, 68 रुपया दिया है, तो 17 चौका 68 होगा ऐसा। 17 चौका तो 1 यूनिट की वैल्यू 4, 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो हमको 64 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो 64 गुने 4 कितना होता है? 256 हो गया। मतलब मूलधन निकल गया 256 रुपया।
मूलधन निकल गया 200, प्रिंसिपल बराबर मूलधन निकल गया 256 रुपया। यदि मूलधन निकल गया 256 रुपया तो दूसरा क्वेश्चन है सी आई माइनस एस आई। तो सी आई माइनस एस आई कितना यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू कितना रुपया, 4 रुपया। तो सी आई माइनस एस आई बराबर कितना रुपया, 4 रुपया। एस आई बराबर चाहिए, एस आई कितना यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू कितना, 16 की वैल्यू कितना, 16 गुने 4 बराबर 64 रुपया। अब दो बात और निकालना है, अमाउंट इन द केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन, मिश्र धन बराबर फॉर्मूला होता है क्या, मूलधन प्लस, हमको साधारण ब्याज वाला होगा तो मूलधन प्लस साधारण ब्याज, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो मूलधन कितने का, 256 रुपया का, और साधारण ब्याज कितने रुपए का, 64 रुपया का। देखिएगा न्यूमेरिक वैल्यू को न्यूमेरिक वैल्यू के साथ जोड़ेंगे, यूनिट को यूनिट के साथ जोड़ेंगे। ऐसा मत कीजिएगा कि न्यूमेरिक को यूनिट के साथ जोड़ दीजिए, यूनिट को न्यूमेरिक के साथ जोड़ दीजिए, ये गलती नहीं कीजिएगा। तो यहाँ 256 लिखे तो यहाँ 64 लिखे, अब दोनों को आपस में जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 320। सुनिए ना, ऐसे भी कर सकते थे, 16 यूनिट से साधारण ब्याज, 16 यूनिट साधारण ब्याज, और यहाँ 64 यूनिट प्रिंसिपल। तो 64 और 16 को आपस में जोड़ देंगे तो 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 6 1 7 1 8, 80 गुने 4, 8 चौका 32, 320। बोलिए सेम आया कि नहीं आया, सेम आया कि नहीं आया। तो ये बात हम ध्यान में रखेंगे कि अगर जोड़ेंगे तो यूनिट यूनिट को जोड़ेंगे, अगर हम जोड़ेंगे तो न्यूमेरिक न्यूमेरिक को एक साथ जोड़ेंगे। ठीक, हाँ मैं बताऊंगा, मैं 3-4 बार इसको बताना पड़ेगा क्योंकि एक तो है नहीं क्वेश्चन, क्वेश्चन 4-5 है। अगर एक क्वेश्चन होता तो आप एक बार में खत्म कर दिए रहते, लेकिन मैं एक ही, ये सिर्फ इतना बता रहा हूं अभी कि आप इतना समझ जाइए कि एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। हाँ, एक ही बार में पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, एक ही साथ सारे टॉपिक बन जाएंगे। बस आप एक बार इसको समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा, अब कोई क्वेश्चन बच भी गया क्या, अंतिम बचा नहीं है। अमाउंट इन द केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज के केस में, तो मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ मूलधन प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। तो मूलधन कितने का है, 64 का, अब प्लस 17 कितना हो गया, 81। तो 81 गुने 4 कितना, 4 एकम 4, 8 चौका 32, 324। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो इधर 1 यूनिट आया और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4। तो इसलिए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 1 गुने 4 बराबर 4, ऐसा लिख लीजिए। आगे भी जगह खाली है, आगे बैठ सकती हैं, दिखने में अगर दिक्कत हो रही हो तो। क्या 5 में देखिए ना, मूलधन कितने का, 64 यूनिट माने थे मूलधन, मूलधन 64 यूनिट, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना यूनिट, 17 यूनिट। तो 64 और 17 आपस में जोड़ेंगे तो 81, 81 यूनिट की वैल्यू कितना था, 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 81 की वैल्यू 81 गुने 4। कोई बात नहीं है बड़ा लंबा प्रोसेस। मतलब देखिए, एग्जाम में कभी भी 5 क्वेश्चन नहीं ना पूछेगा, एग्जाम में तो कोई एक ही क्वेश्चन पूछेगा, एग्जाम में तो कोई एक ही क्वेश्चन पूछेगा। 5 क्वेश्चन बन गया मतलब ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर इतनी बात आप समझ गए तो पूरा टॉपिक कंप्लीट है, इससे ज्यादा बाहर कुछ नहीं पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में। कोई बात नहीं है, कंफ्यूजन मत कीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हमसे बात करते हैं। नोट कर लीजिए और फिर बताते हैं हम। मतलब हमको लगता है ना कि क्या हो गया, अब देखिए पहले से P इंटू आर इंटू टी पढ़े हैं ना, तो P इंटू आर इंटू टी का अब जमाना गया, P इंटू आर इंटू टी नहीं पढ़ना है। आइए अब फिर देखते हैं, लीजिए क्वेश्चन, जल्दी से नोट कर लीजिए। और क्वेश्चन देंगे, आप इतना जल्दी कैसे परेशान हो गए, देंगे क्वेश्चन। क्या स्लो करे,
चलिए आइए देखिए क्वेश्चन फिर से, मिटाए ना इसको, लिखिए कितना नंबर क्वेश्चन था, जो भी हो 4 5 6 7 जो भी हो देख लीजिए। क्वेश्चन देखिएगा क्या है कंडीशन क्वेश्चन का। पहले अगर मैं आपसे पूछूं अमाउंट बराबर व्हाट, प्रिंसिपल निकालिए। ठीक है, देखिए ये दो क्वेश्चन तो आप लोग बड़े अच्छे से समझ गए हैं ना, मूलधन तथा मिश्रधन निकाले, ये दो तो बड़े अच्छे से समझ गए हैं। और मूलधन मिश्रधन के केस में दो बातें आई थी कि मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। अगर साधारण ब्याज होगा तब लिखेंगे मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। अरे एक मिनट रुक जा भाई, हम दोनों में लिख देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमको तो हिंदी आप लोग सिखा दिए हैं, नहीं तो इसके पहले हम तो खुद नहीं लिखते थे, लेकिन आप लोग बोलते बोलते हम भी लिखने लगे। फिर देखिए मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस क्या लिखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। नहीं, अंग्रेजी में लिखने की बात कर रहे हैं तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, फिर लिखेंगे अमाउंट प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट अगर सिंपल इंटरेस्ट का केस होगा, और फिर लिखेंगे अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। बस पूरे टॉपिक में ये फॉर्मूला आपके काम का होगा, इसके अलावा कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। वो जनरल है, दोनों के लिए है। हाँ तो ठीक है, तो वहां लिखे हैं ब्याज, सिर्फ ब्याज। हो गया आप ठीक। चलिए अब आइए देखिए क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया कि CI माइनस SI निकाले। ठीक, CI माइनस SI निकालिए। और एक क्वेश्चन और लिख दिया कि SI निकालिए, सिंपल इंटरेस्ट निकालिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लिख दिए 16.2/3%। टाइम लिख दिए 2, टाइम लिख दिए 2 ईयर्स। और इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट लिख देते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर 39 रुपया कर दीजिए। निकालिए, तो कुछ कम कर दे क्या कि इतना समझ जाइएगा। ठीक है, 1 नंबर यहां है, 2 नंबर ये है, 3 नंबर यह है, 4 नंबर यह है। अभी हमको बोलिएगा तो 4 और क्वेश्चन इस पर लिख देंगे, लेकिन कोई बात नहीं है, पहले आप इसी 4 को समझिए, पहले आप इसी 4 चीजों को समझिए, फिर आगे मैं बताऊं। बनाइए सभी लोग, 4 क्वेश्चन, 4 मिनट का टाइम है आपके पास।
ध्यान दीजिए, यहां मैंने क्या बोला, इसको मिटा दें। सुनिए, अब ध्यान से सुनिए, बात नहीं, हल्ला नहीं, आवाज नहीं, लिखना नहीं, सब कुछ बंद कीजिए और समझिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16.2/3%। अब देखिए, मत बात कीजिए और सुनिए। 16.2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/6। टाइम कितने साल के लिए है, तो 6 की स्क्वायर प्रिंसिपल मान लीजिए। प्रिंसिपल इज इक्वल टू 6 की स्क्वायर बराबर 36। अब इस 36 रुपया पर साधारण ब्याज निकालना होगा, तो 36 का 1/6, 6 रुपए का साधारण ब्याज पहले साल में और 6 रुपए की साधारण ब्याज दूसरे साल में। कुल साधारण ब्याज 6 + 6 12 रुपया। यह निकल गया सिंपल इंटरेस्ट। अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता तो यही 12 यूनिट की इक्वेट करके निकाल लेते कहीं से भी कुछ। अब लेकिन और भी आगे हमको बात करनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालनी है। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में मैंने बताया कि मूलधन पर ब्याज मिलेगा, पहले साल में केवल मूलधन पर ब्याज मिलेगा। तो पहले साल में 36 रुपया मूलधन, ब्याज मिल गया 6 रुपया का। अब हम साधारण ब्याज भूल जाइए, अब हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं। तो 36 रुपया मूलधन, 36 रुपया का पहले साल में केवल मूलधन पर ब्याज मिलना है। मूलधन पर ब्याज 1/6 मिलेगा। 36 का 1/6, 6 रुपया ब्याज मिल गया। दूसरे साल में इस 36 का फिर 1/6, दूसरे साल में इस 36 का फिर 1/6, तो 36 का 1/6 मतलब 6 रुपया मिल गया। अब दूसरे साल में मूलधन पर तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, साथ में ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। तो 6 रुपया पर भी ब्याज मिला, तो 6 का कितना ब्याज, 1/6, कितना रुपया, 1 रुपया। होगा यहां तक। अब टोटल कितना हो गया, 6 + 6 12 और 1 13। कंपाउंड इंटरेस्ट कितने का, 13 का। कंपाउंड इंटरेस्ट 13 का। यदि कंपाउंड इंटरेस्ट 13 का है तो 13 यूनिट की वैल्यू यहां दी गई है ना, 13 यूनिट की वैल्यू 39 रुपया। तो 13 यूनिट की वैल्यू है 39 रुपया, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। अब 1 यूनिट की वैल्यू 3 निकल गई, तो बाकी सब निकाल लीजिएगा। अब देखिए बाकी आप क्या क्या निकाल रहे हैं, तो पहला केस में अमाउंट, तो अमाउंट 2 कंडीशन में निकलता है। इसमें कोई भी कंडीशन नहीं दिया है, तो आप कोई भी एक अमाउंट निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए अमाउंट की बात करते हैं तो प्रिंसिपल प्लस अगर एसआई की बात करेंगे तो 12, प्रिंसिपल प्लस एसआई की बात करेंगे तो 36 + 12, तब 12 तिहाई 36 और 12 चौके 48, मतलब 48 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, तो 48 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। हमको पता है 1 यूनिट की वैल्यू कितना रुपया, 1 यूनिट की वैल्यू कितना रुपया, 3 रुपया। तो 48 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 48 × 3 कितना, 8 × 3 24 के 4 बचा 2, 4 × 3 12 और 2 14, 144 हो जाएगा। बोलिए पहला क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे। इसी में अगर आपसे यह पूछा गया होता कि अमाउंट इन द केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, तब प्रिंसिपल प्लस सीआई करते। प्रिंसिपल कितने यूनिट का, 36 यूनिट का। कंपाउंड इंटरेस्ट कितने यूनिट का, 13। तो 36 और 13 हो जाता कितना, 49। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो इसलिए 49 यूनिट की वैल्यू कितना, तो 49 × 3 कितना, 147। 2 क्वेश्चन बन गया यहाँ से। अभी मत लिखिए, उतारने का पूरा समय देंगे। पहले समझ लीजिए पूरी तरह, फिर लिखिएगा। लिखना बंद कीजिए, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता। आप आईसीई के डायरेक्टर नहीं है। देखिए अब आपको निकालना क्या है, प्रिंसिपल कितना यूनिट माने थे, 1 यूनिट की वैल्यू कितना है, तो 3 यूनिट। 36 × 3 करेंगे तो 36 तिया 108 होता है, तो प्रिंसिपल भी निकल गया 108। ठीक है, प्रिंसिपल भी निकल गया 108। अब अगला देखिए, सीआई माइनस एसआई। तो हम क्या बोले, 13 यूनिट की सीआई, 12 यूनिट की एसआई, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 1। और यहाँ जो वैल्यू आती है वही दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। तो सीआई माइनस एसआई बराबर 1। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 3। तो 1 × 3 बराबर 3 रुपया, दोनों के बीच का डिफरेंस। सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना यूनिट आया है, 12 यूनिट। तो सिंपल इंटरेस्ट 12 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो 12 × 3 कितना, 36 होगा। ऐसा 12 तिहाई 36। अब तो कुछ बचा नहीं ना, सब समझ गए हैं, तो नोट कर लीजिए। अब नोट कीजिए। अब
जाइए, एक क्वेश्चन और बता देते हैं। हो गया, नोट कर लिए? नोट कर लिए तो बोलिएगा, क्वेश्चन लिखाएंगे। फ्रैक्शन में आ तो रहा है तो उसको तो बना ले रहे हैं हम लोग स्क्वायर में, इसीलिए तो स्क्वायर करते हैं तो कभी नहीं आएगा, नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा, इसीलिए तो स्क्वायर करते हैं। फिर उसी से भाग देते हैं, उसी को डबल 2 बार गुना कर लेते हैं, फिर उसी को काट देते हैं, नहीं आएगा। आइए क्वेश्चन और देते हैं। देखे तो अभी रुके। गाड़ी का क्या हुआ, क्या करेगा, आता है चलाने, देखना सटा मत देना भाई, डर लगता है। छुट्टी हो गया क्या ऊपर वाले, ऊपर नीचे वाले क्लास का? जल्दी से एक क्वेश्चन लिखिए। नीचे वाले क्लास का छुट्टी हो गया क्या? वही निकालना है सबको। अमाउंट बराबर व्हाट, नहीं अमाउंट बराबर इस बार दे देते हैं, अमाउंट बराबर 1470 रुपया, प्रिंसिपल इज इक्वल टू व्हाट, टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 16.2/3%। तो निकालना, प्रिंसिपल तो दे ही दिए, तो निकालिए सी आई बराबर व्हाट, एस आई बराबर निकालिए सी आई माइनस एस आई निकालिए, और अमाउंट दिया हुआ है 1470 रुपया इन द केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट इन द केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 1470 रुपया। तो बाकी सब बातें निकालिए और निकाल के लाइएगा घर से, अगले दिन अगले क्लास में पढ़ेंगे।